गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 9th ऑफ अगस्त और आज जो छोटे छोटे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रेप पॉइंटर्स में वो कौन कौन से हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं चेयावा फॉल्स। ये बेसिकली मार्स के ऊपर कुछ जबरदस्त कुछ फॉर्मेशंस देखने को मिली है नासा के एक मिशन को, और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वहां पे पास्ट में कोई बायोलॉजिकल लाइफ रही होगी। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन 2 नंबर आपको लेके आएगा प्रीलिम्स में। ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त एस्ट्रॉयड अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा ओल्डर मैन, देखिए ये जो ओल्डर मैन वाला टॉपिक है ना आपके मेंस में भी काम आएगा। जब सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर कोई टॉपिक आता है, खासकर जब यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज हैं, जो एलजी वाला इशू है या जो दिल्ली को कंट्रोल कौन करेगा, ये जो वाला टॉपिक अगर पेपर में आता है तो वहां से मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ओल्डर मैन। लेकिन हाँ, इसको आज हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट यहाँ पे दिया है बेसिकली काफी बड़ा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। CCN3 हार्मोन क्या है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा हार्मोन अभी डिस्कवर किया गया है, और अगर फ्यूचर में इसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली डेवलप कर लिया ना, तो जो हड्डियों के जो बीमारियां होती हैं बेसिकली वो ठीक हो सकती हैं आपकी। उसके अलावा ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है कि मोस्टली इंडिया में जो सिटीज हैं वहां पे जो ओजोन का लेवल है वो परमिसिबल लेवल से एक्चुअली काफी ज्यादा है। उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाकी जो बीच वाले टॉपिक हैं ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक पहले कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, और आज का पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं ये वाला। तो थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। देखिए वैसे आपको पिक्चर में कुछ नजर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए है भी नहीं है बेसिकली पिक्चर, ये तो साइंटिस्ट लोगों के लिए है। तो देखो साइंटिस्ट लोग ना थोड़े से मतलब बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं। हम लोग तो ऊपर ऊपर से दिख रही है जैसे पिक्चर है, यहाँ पे आपको एक स्पॉट नजर आ रहा होगा। अब अगर आप इसको अल्ट्रा जूम करके देखेंगे बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर में तो शायद आपको दिखेगा, अदरवाइज तो आप सिर्फ याद रखो इसे लेपर्ड स्पॉट कहा गया है। प्रीलिम्स के लिए याद रखो। और ये है ओलिवाइन। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में मिनरल्स और रॉक्स वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो हमारी अर्थ के अंदर बेसिकली 6 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक होता है ओलिवाइन। ओलिवाइन जो मिनरल होता है ये आपका जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा आता है वहां से मिलता है आपको ओलिवाइन, या फिर कई बार जो एस्ट्रॉइड्स आते हैं उसके अंदर भी ओलिवाइन पाया जाता है। तो एक तो यहाँ पे ओलिवाइन दिखा, और एक यहाँ पे दिखा है ये, इसे लेपर्ड स्पॉट कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, सिंपल सा सवाल आएगा, वो बोलेगा भैया लेपर्ड स्पॉट क्या है। सिंपल सवाल दिखने को ही लगेगा लेकिन टफ हो जाता है। अगर ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हम लोगों ने ध्यान नहीं दिए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, तो प्रीलिम्स में थोड़ा डिफिकल्टी उसमें आ ही जाती है। तो याद रखने से लेपर्ड स्पॉट भी कहा गया है। ये जो एक्चुअली जब इसको जूम करके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लेपर्ड के पंजे होते हैं ना, पब्स होते हैं, पब मार्क होता है, उसके जैसा लगता है दिखने में। अब क्या है, थोड़ा सा कहानी पे चलते हैं। देखिए मार्स का जो मिशन है, ठीक है, मार्स मिशन का एक रोवर है। रोवर तब समझते हैं जैसे लैंड, जैसे रेंज रोवर होती है। रोवर बेसिकली गाड़ी होती है जिसके 4 पहिए होते हैं, जो कोई भी गाड़ी जो रोड पे चलती है ना आप सबको रोवर कह सकते हो इन अ सेंस। तो ये जो नासा ने एक रोवर वहां पे भेजा है, वो रोवर क्या करता है, मार्स के सरफेस के ऊपर टहलता रहता है, और वहां की जो रॉक्स होती हैं, वहां की जो मिट्टी होती है, उसके सैंपल्स लेता रहता है, और उन सैंपल्स की ऑब्जर्वेशन वो सीधा अर्थ के ऊपर भेजता रहता है। उसके अंदर बहुत ही एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है वो सब चेक करता रहता है। हाई क्वालिटी पिक्चर जो है वो क्लिक करता रहता है, और अर्थ के ऊपर नासा को यहाँ पे भेजता रहता है। ये प्रोसीजर चलता है। उस पूरे मामले में क्या हुआ, मार्स के ऊपर एक क्रेटर है जिसका नाम है मार्स जिज़ेरो क्रेटर। ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे। एक क्रेटर है। क्रेटर बेसिकली क्या होता है, एक डिप्रेशन टाइप का होता है, एक वैली समझ लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, वैली टाइप का होता है, या तो वोल्केनिक इरप्शन से बना होता है, या फिर कोई जो मीटोराइट होता है उसके टकराने से बना होता है। तो एक गड्ढा सा होता है बेसिकली क्रेटर। वहां पे जब ये रोवर घूम रहा था, टहल रहा था अपनी मस्ती में, तो उसको जब उसने वहां से पिक्चर क्लिक करी, और उसने जब केमिकल कंपोजिशन को थोड़ा सा उसने एनालाइज किया, तो उसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है चेयावा फॉल्स। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये जो फॉल होते हैं, मतलब जो वाटरफॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अर्थ के ऊपर होते हैं, मार्स पे वाटरफॉल थोड़ी होते हैं। मार्स पे वाटरफॉल आज नहीं होते, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मार्स पे वाटरफॉल हुआ करते थे। आज नहीं है, लेकिन आज भी वहां पे एविडेंस नजर आते हैं कि पास्ट में मार्स के ऊपर रिवर चला करती थी, वाटरफॉल भी हुआ करते थे। तो उस जगह का नाम रखा गया है चियावा फॉल्स। ठीक है, तो ये क्रेटर है,
जिजेरो, उसके अंदर में ये चिरियावा फॉल्स है। जब ये क्रेटर, जब रोवर वहां पे आराम से टहल रहा था, घूम रहा था, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स वहां पे देखने को मिले। दो चीजें देखने को मिली। एक उसको देखने को मिला ये ओलिवाइन, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ओलिवाइन रॉक्स। ओलिवाइन रॉक्स मिलती हैं लावा के अंदर, जो मैग्मा होता है। एक तो ये बात कंफर्म हो गई है कि भाई यहाँ पे पास्ट में वोल्केनिक इरप्शन अच्छे खासे रहे होंगे। और जो ओलिवाइल रॉक होती है ना, इसके अंदर काफी हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मेशन ये मिली। दूसरी फॉर्मेशन और भी इंटरेस्टिंग है, उनको कुछ पैचेस वहां पे मिले। ये जो मैंने लेपर्ड स्पॉट आपको बताया, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये आपको मिले ये पैचेस। इन पैचेस की खास बात ये है कि यहां पे आपको व्हाइट कलर का कैल्शियम सल्फेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर का कैल्शियम सल्फेट है ना, इसको सराउंड किया गया है रेड कलर की सोइल के द्वारा, और उसको सराउंड किया गया है ब्लैक सोइल के द्वारा। तो ये एक ऐसा लेपर्ड का पंजा जैसे होता है ना, वैसा नजर आता है। बीच में है आपका कैल्शियम सल्फेट थोड़ा थोड़ा, उसके आसपास आपको देखने को मिलता है रेड कलर का, और उसके थोड़ा आसपास आपको देखने को मिलता है ब्लैक कलर का। ये बड़ी अजीबोगरीब सी फॉर्मेशन है। तो बीच वाला जो पार्ट है वो कैल्शियम सल्फेट से बना हुआ है, जो रेड वाला पार्ट है वो हेमेटाइट से बना हुआ है। और आपको पता ही हेमेटाइट जो है वो आयरन का जो है टाइप होता है, तो इसका मतलब आयरन भी वहां पे है। एक्चुअली आयरन तो है ही है मार्स के ऊपर, इसीलिए तो उसको रेड सोइल मिलती है वहां पे, इसलिए तो उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ द सोइल। उसके आसपास जो ब्लैक कलर के पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, तो ये माना जा रहा है कि जो बैक्टीरिया वहां पे रहे होंगे शायद, उसकी वजह से वो हुआ होगा। अभी शायद मैं बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये जनरली जो इस तरह के ब्लैक पैचेस पाए जाते हैं कैल्शियम सल्फेट के आसपास, अर्थ के ऊपर ज्यादातर यहां पे बैक्टीरियाज की वजह से होता है। अब मार्स में वो बैक्टीरिया की वजह से रहा होगा, वो एक अलग बात है। जब हम लोग यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं या कार्बन की बात करते हैं, तो अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली। ठीक है, अभी तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है बेसिकली, लेकिन फ्यूचर में हमें पता चल सकता है भाई क्या वहां पे बैक्टीरिया थे। अगर पास्ट में थे, क्या आज भी वहां पे बैक्टीरिया है क्या? अगर सरफेस पे नहीं है, तो क्या सरफेस के नीचे 5-7 इंच नीचे जाके बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो फिर पूरा ही साइंस चेंज हो जाएगी। एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके, वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। लेकिन यूपीएससी में आपको उस हिसाब से नहीं जाना है प्रीलिम्स में, आपको 2-3 चीजें थोड़ा सा फैक्ट के तौर पे याद रखनी है। चयावा फॉल्स आपने याद रखना है, कहां पे है? मार्स पे है। जिजेरो क्रेटर आपको याद रखना है, मार्स पे है। लेपर्ड स्पोर्ट कहां है? ये भी मार्स के ऊपर है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट की जो फॉर्मेशन है वो आपने याद रखनी है। 3-4 चीजें याद रखोगे, 2 नंबर फ्री के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। ये देखिए जरा यहाँ पे, तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, और ये देखिए जरा भाई हमारी कैसे, कितना जबरदस्त व्यू है यार, मतलब देखने में मजा ही आ गया। ये क्या है? ये आपकी मिल्की वे है, हमारी आकाश गंगा है। ठीक है, अब जैसे गाँव में आप रहते हैं ना, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, आप कभी ऐसे गाँव में जाए जहाँ पे लाइट नहीं होती है रात को, आप छत के ऊपर लेट जाइए, आपको कितने तारे दिखाई देंगे, आपको पूरी आकाश गंगा दिखाई देती है। लेकिन दिल्ली मुंबई में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइट इतनी ज्यादा होती है। तो ये जो हम लोग अपने यूनिवर्स को, स्पेस को जो ऑब्जर्व करते हैं ना, वो ऐसी जगह से करते हैं जहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती हैं, जहां पे टोटली नेचुरल लाइट्स होती हैं। तो रात को तो अंधेरा ही होता है। तो लद्दाख के अंदर हम लोगों ने एक ऐसी ही ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसे हैनले ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। और वहां पे कोई आर्टिफिशियल लाइट है नहीं। अगर आप वहां पे जाओगे ना, तो आपको रात को एकदम ऐसे आकाश गंगा पूरी मिल्की वे दिखती है, बढ़िया एकदम मूव करते हुए, बहुत मजा आता है। आप वहां पे जाइए। अब हुआ ये कि इस ऑब्जर्वेटरी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया। इसने ये पाया कि एक एस्ट्रॉयड, ठीक है, उसकी जो एस्ट्रॉयड की बेसिकली जो साइज रहा है, दैट वाज अराउंड 116 मीटर, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन थैंकफुली वो अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आया, और काफी दूर से ही वो चला गया, लेकिन इसने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये आपने इतना सा याद रखना। इससे ज्यादा डिटेल में जाओगे तो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो हैनले के ऊपर ऑब्जर्वेटरी हमने लगाई है ना, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का पार्ट है। हालांकि लगी तो इंडिया के अंदर है, हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, और उसके साथ कुछ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन ये लार्जर एक ग्लोबल एक इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें से कुछ ऑब्जर्वेटरी, एक्चुअली देयर आर 12 टोटल ऑब्जर्वेटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड,
जिसमें से कुछ ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में है, कुछ एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंडिया में है, एक ताइवान में है, एक ब्रिटेन में है। तो इन्होंने ये सब एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि भैया जो स्पेस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर नजर रखना है, उनको पढ़ना है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये किया गया था। तो ये जो हेनली ऑब्जर्वेटरी है 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे बनी हुई है, और जो सुपरनोवा इवेंट्स होते हैं या कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आ रहा हो उसको ट्रैक करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। और ये जो है रोबोटिक है, तो ये आपने ये भी याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये फुल्ली रोबोटिक टेलीस्कोप होता है। इसमें इंसान का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि उसको बटन दबाना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, बाकी सारा काम लगभग रोबोट कर देता है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर होता है। ग्रेविटेशनल वेव को रिसर्च करना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जैसे ये अभी हम लोगों ने देखा अर्थ की तरफ एक एस्ट्रॉयड आ रहा था, उसको ट्रैक करना, ये सब काम इसका रहता है। और एडवांटेज क्यों है भैया लद्दाख में क्यों लगाया आपने? एक्चुअली पहले इसको 2-3 जगह से आइडिया था। पहला आइडिया था कि नैनीताल में इसको लगाएंगे, वहां पे नहीं लग पाया। फिर सोचा कि भाई इसको चलो नैनीताल में नहीं, इसको हम लोग मनाली में लगाते हैं। मनाली में भी नहीं लगा। फाइनली लद्दाख हम लोगों ने डिस्कवर किया, क्योंकि देखिए जब जितना हाई ऑल्टीट्यूड होगा ना, उतनी ही स्काई के अंदर जो क्लाउड्स होते हैं वो नहीं होंगे। जो एटमॉस्फेयर वहां पे आपका लद्दाख में देखने को मिलता है, बड़ा ही स्टेबल टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, वेदर एकदम बढ़िया से, तो वहां पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और क्योंकि लद्दाख अपने आप में उतना डेवलप नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट्स भी वहां पे नहीं है, तो रात को एकदम पूरा अंधेरा होता है, बिल्कुल पिच ब्लैक, तो देखने का अलग ही मजा आता है। ग्रोथ प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है बेसिकली, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, कॉलटेक, उसके द्वारा ये चलाया गया है। और सॉरी हाँ, तो वो सब हम लोगों ने किया। इसमें कई सारी जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बनाए हैं, जो ऑब्जर्वेटरीज बना रखे हैं, जिसमें से कुछ अमेरिका में हैं, बाकी जो है वो इधर उधर हैं टोटल मिला के। ठीक है, चलो 15 के आसपास हैं वो, 12, 13, 15 है शायद, वो थोड़ा देख लेना आप लोग। चलिए, ओल्डर मैन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है पॉलिटी वाले सेक्शन से। और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला एक्चुअली 2023 का है। अब इस आर्टिकल में आपने ना 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपने ध्यान रखनी है कि ओल्डर मैन क्या होता है, वो तो आपको मैं बताऊंगा ही। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि भैया जोनल काउंसिल क्या होता है, ठीक है, जोनल काउंसिल। और एक आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। 3 चीजों के बिना ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा को बता देता हूं। दिल्ली में अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग जोन्स बने होते हैं, दिल्ली को डिवाइड किया गया है ऐसे 12 जोन्स के अंदर। ये 12 जोन्स के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो जोनल काउंसिल वहां पे बनाई जाती हैं। एक होती है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो इन्हीं जोनल काउंसिल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कुछ को तो जोनल काउंसिल इलेक्ट कर देता है, कुछ को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, कुछ तो इलेक्ट किए जाते हैं बाय जोनल काउंसिल्स, और कुछ इनमें से नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। यूजुअली प्रेसिडेंट या भी यहाँ पे एलजी भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो प्रेसिडेंट का ही होता है। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। 2 चीजें हैं, जोनल काउंसिल्स और एक है स्टैंडिंग कमेटी। जोनल काउंसिल इस समय 12 जोनल काउंसिल हैं, वहां से जो भी लोग इलेक्ट होते हैं वो बाद में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिनमें से कुछ इलेक्ट होते हैं, कुछ नॉमिनेट होते हैं, इतना ध्यान रखना है। स्टैंडिंग कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिल्ली में एमसीडी के जो भी प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए से ऊपर के होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी की परमिशन से ही होते हैं। और ये सब एमसीडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एमसीडी की बात कर रहा हूं। अब यहां पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि पहले, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ओल्डर मैन का, ठीक है, वैसे आगे बता ही देता आपको मैं। ओल्डर मैन क्या होता है? ओल्डर मैन एक पर्सन हो सकता है, ओल्डर मैन एक 10 मेंबर का ग्रुप होता है, ठीक है। ये 10 मेंबर के ग्रुप जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी वही कमेटी होती है जहां जब जो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिसीजन लेता है। ध्यान रखना ये पूरा पूरा टाइमलाइन। अब ये 10 मेंबर जो ओल्डर मैन हैं, ये वो लोग होते हैं स्पेशली जो कि एक एमसीडी के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट समझ लीजिए या अर्बन गवर्नेंस को देखने का काम इनका होता है बेसिकली,
ठीक है, एमसीडी का पार्ट होते हैं ये, नो डाउट, लेकिन एमसीडी में वोट नहीं करते हैं क्योंकि नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो भी डिसीजन लेती है वो ओल्डरमैन उसके अंदर अपना इनपुट देते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के डिसीजन में ओल्डरमैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एन ओल्डरमैन इज अ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपल असेंबली और अ काउंसिल ऑफन विद अ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन द म्युनिसिपल। ठीक है, पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में इसको ओल्ड मैन कहते थे। मतलब होता है ना, जैसे गांव में भैया कोई जो सबसे ओल्ड पर्सन होता है उसकी सलाह ले लेते हैं, भाई साहब बताइए अब हम क्या करें। हमारी फैमिली में जो दादाजी होते हैं, हालांकि फाइनल डिसीजन तो पापा का होता है, बट दादाजी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कम से कम एक बार हम लोग सलाह तो ले लेते हैं ना, कि भाई बड़ा आदमी है, चलो इनसे पूछ लेते हैं विजडम इनका। तो ब्रिटिशर कॉन्सेप्ट में वो समय हम उसको ओल्ड मैन बोलते थे, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी वहां पे उनको रखा जाता था। बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। 1957 का हमारा जो डीएमसी एक्ट है, मतलब जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, वहां पे भी इसको मेंशन किया गया और उसके अंदर ये कहा गया 1957 के एक्ट के अंदर कि ये जो ओल्डर मैन है ये इनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर एलजी के द्वारा आप कह लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 1957 का एक्ट है ये एलजी को पावर देता है ओल्डर मैन को नॉमिनेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा खेल यहां पे क्या समझना आपको। एलजी कौन है? एलजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी हैं भाई, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो एलजी हैं ये उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो कि बीजेपी से होंगे। थोड़ा खेल समझिए आप। एलजी ने 10 लोगों को नॉमिनेट किया कि जो बीजेपी से हैं, और ये बाद में बन गए स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट। स्टैंडिंग कमेटी वो है जो कि बड़े प्रोजेक्ट का डिसीजन लेती है, जो कि 5 करोड़ से ऊपर के होते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ऊपर के ही होते हैं। इसका मतलब ओल्डरमैन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ओल्डरमैन बीजेपी से हैं। अब समझिए, हालांकि एमसीडी पावर में है, एमसीडी में आप पावर में है, आप गवर्नमेंट, केजरीवाल वाली पार्टी, लेकिन फिर भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बीजेपी की मेजोरिटी है। ये जबरदस्त पॉइंट है यहां पे। पहले क्या होता था पिछले 25-30 सालों से, जो एलजी होते थे वो अपने आप डिसीजन नहीं लेते थे। ये डिसीजन लिया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एलजी ने क्या किया, बिना आप गवर्नमेंट के, बिना दिल्ली गवर्नमेंट के पूछे खुद ही ओल्डर मैन को नॉमिनेट कर दिया, पूछा ही नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अब केजरीवाल साहब का यह कहना है कि भाई देखो हम इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, तो हमसे बिना कंसल्ट किए, हमारी एड और एडवाइस के बिना आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? ठीक है, जब आप किसी स्टेट की बात करते हैं तो गवर्नर को इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन यहां पे तो एलजी ने ले लिया, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पिछले साल भर से चल रहा था और फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो डीएमसी एक्ट है 1957, उसके अकॉर्डिंग जो एलजी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं टू नॉमिनेट द ओल्डरमैन विदाउट कंसल्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब अभी जो ये नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल सही है। पिछले 18 महीने से लगभग ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो काम कर ही नहीं रही थी, क्योंकि मामला रुका हुआ था कोर्ट के अंदर और उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट वो नहीं चल पा रहे थे। तो अभी फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो डिसीजन था एलजी साहब का वो बिल्कुल ठीक था। उनके पास यूनिलेटरल पावर होती है। आप गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बीजेपी वाले खुश हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता था इस पूरे मामले में, क्योंकि थोड़ा मेंस वाली टेरिटरी में चला जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, लेकिन चलो फिर भी रिवीजन के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ओल्डरमैन क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 10 मेंबर होते हैं जो कि एलजी नॉमिनेट कर सकता है फिलहाल विदाउट कंसल्टिंग द दिल्ली गवर्नमेंट। ये एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी वो सारे डिसीजन लेती है जो कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के होते हैं। मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ऊपर वाले ही होते हैं ऑब्वियसली। ये एक आपको खेल समझना है। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एक होती है यहाँ पे जोनल काउंसिल, 12 जोनल काउंसिल हैं। इन जोनल काउंसिल के जो प्रधान होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को इलेक्ट करते हैं। मामला कहाँ पे फंसा? मामला ये फंस गया
कि जो एलजी साहब हैं इन्होंने ओल्डन मैन को नॉमिनेट कर दिया विदाउट कंसल्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब आप मुझसे एड एंड एडवाइस के बिना ये नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कर सकते हैं, ये मामला पूरा फंस गया यहाँ पे। तो फिलहाल वो बीजेपी वर्सेस आप वो है, बीजेपी का यहाँ पे अपर हैंड हो गया है, बिकॉज बीजेपी अभी स्टैंडिंग कमेटी को मेजोरिटी में चली गई। तो सारे डिसीजन अभी कौन लेगा? पावर में कौन है? दिल्ली पावर में आप है। एमसीडी में कौन है? आप है। 5 करोड़ से ज्यादा का डिसीजन कौन लेगा? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में किसकी पावर है? बीजेपी की। ये चल रहा है पूरा खेल, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें 2-4 चीजें याद रखनी है बस, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा सा पॉलिटी वाला कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक था, वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओजोन पोल्यूशन अक्रॉस अर्बन सिटी, तो अभी एक रिपोर्ट आई है भाई, ठीक है, सीएससी के द्वारा, और उसने कहा है कि इंडिया में जो मोस्टली सिटीज हैं वहां पे ओजोन का लेवल ज्यादा है। मोस्टली का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर, वयपुर, लखनऊ, इनको इन्होंने जब स्टडी किया तो ये पाया कि ओजोन का लेवल यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा ही रहता है, जो कि रिकमेंडेड होता है। तो ओजोन पोल्यूशन वाली समस्या है। 2020 से लेकर 2024 के बीच में इन्होंने पिछले 4 साल में रिसर्च किया है, और वो जो रिपोर्ट सामने आई है उसका नाम है एयर क्वालिटी ट्रैकर एंड इनविजिबल थ्रेट, ठीक है। अहमदाबाद और पुणे की बात करो तो यहाँ पे भी ओजोन पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुंबई में बात करें तो वहाँ पे रात के समय में ओजोन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, 12 से 15 घंटे तक पूरे दिन में ओजोन का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। उस कॉन्टेक्ट में आपने इसको याद रखना है। समर मंथ में तो एकदम बिल्कुल पीक सीजन ही होता है भाई, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, आप ओजोन को भी इनहेल कर रहे हो, और ओजोन होती है आपके लिए डेंजरस। ओजोन 2 जगह पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, है ना, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। सेकंड जो लेयर होती है हमारी, वो अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हमें वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना, ऑब्वियसली वी नो दिस ऑलरेडी। दूसरी जो लेयर होती है या जो दूसरा एरिया होता है जहां पे ओजोन मिलती है, वो आपका ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि अपने आसपास ही पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। ये बड़ी खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, और ज्यादा देर तक अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो डेथ भी हो सकती है भैया। तो यही हमें पढ़ना है बेसिकली। तो ओजोन क्या है? एक कलरलेस पेल ब्लू गैस होती है, पंजेंट ओडोर होती है इसकी, इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी जलने वाली स्मेल आती है, जैसे दिवाली में पटाखे वटाखे जलाते हैं ना, उस तरह की जो स्मेल आती है, समथिंग लाइक वैसे ही होती है। अपर एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर में स्टेबल होती है, ठीक है, लेकिन जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहां पे ये अनस्टेबल होती है। कैसे बनती है? अलग अलग तरीके से बनती है। अपर एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके रिएक्शन से ये बन जाती है। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, या फिर जो वीओसीज होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, यहाँ से जो वीओसीज निकलते हैं, वीओसी का मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके मिक्सचर से बनती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओजोन बन जाता है। वीओसीज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वीओसीज वो केमिकल्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट हो जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एग्जांपल दूं आपको एक, जब आपके घर में पेंट हो रहा होता है, आपको पेंट की स्मेल आती है ना, उसके अंदर वीओसीज होते हैं, ठीक है। वो वोलेटाइल कंपाउंड आपके नाक में घुस जाता है और आपको स्मेल आता है, वो एक वीओसी का एग्जांपल है। आप जो फुसफुस लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, ये भी वीओसी होता है। आपके घर में जो सिलेंडर होता है गैस वाला, है ना, तो जैसे आप उसको नोजल को खोलते हो आपको स्मेल आती है, वो भी वीओसीज होता है। हाई प्रेशर पे तो लिक्विड रहता है, लेकिन जैसे उसका हमने रूम टेम्परेचर का रूम प्रेशर किया तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। तो और वीओसी नेचुरली भी होते हैं, वीओसी मैनमेड भी होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया तो सब मैनमेड एग्जांपल है। हमारे जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी वीओसी जनरेट करते हैं। आप कभी फूल को तोड़ के उसको स्मेल करना, स्मेल आती है ना, तो उस फूल से वो आपके नाक तक स्मेल ने कैसे ट्रेवल किया, वो भी एक वीओसी जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जनरेट करता है जो कि इवेपोरेट होते हैं, हवा में स्मेल आता है उनसे। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं बेसिकली। तो ये वाले जो वीओसी होते हैं ये डेंजरस होते हैं, क्योंकि सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह मिक्स होकर ये खतरनाक ओजोन बनाते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं नजर आता है हमें, ये पूरी तरह से प्लांट्स के लिए खतरनाक होता ही है, खासकर अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीज, जिनको लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों में, छोटे बच्चों में, इनके लिए थोड़ा डेंजरस होता है। जो वो छोटे बच्चे होते हैं जिनके लंग्स फुली डेवलप नहीं होते हैं, उनके लिए भी डेंजरस होता है। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके लिए भी डेंजरस होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अपने इसको याद रखना है। चलिए, CCN3 हार्मोन, देखिए हमें को जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
हमारी बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, खासकर आपने लेडीज में बहुत ज़्यादा देखा होगा। 45 के लगभग उसके बाद में जब लेडीज होने लगती है तो उनकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादातर बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है। तो अभी हुआ ये कि साइंटिस्ट लोग जो है वो चूहों के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे और उनको चूहों में, फीमेल माइस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, एक ऐसा हार्मोन मिला जो हार्मोन उनकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, खासकर जो लैक्टेटिंग फीमेल माइस होती हैं, लैक्टेटिंग मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके अंदर ब्रेन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है CCN3 हार्मोन। ये उनकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब देखिए, आपने बचपन से सुना होगा सबको बोलते हुए कि बेटा दूध पिया करो, दूध में कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियां मजबूत करता है। सुना ही होगा, स्कूल में भी घर वाले भी बोलते हैं दूध पिया करो, हड्डियां मजबूत होती हैं। वो हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं भैया? क्योंकि उसके अंदर होता है कैल्शियम। अब आप अपनी मदर का दूध पी रहा है बच्चा एक, उस दूध में कैल्शियम होगा, वो बेबी के अंदर जाएगा, तो इसका मतलब मदर के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, तो मदर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। उस चीज को काउंटर करने के लिए ये हार्मोन बनाया गया है। एक ब्रेस्ट फीडिंग करते समय जब एक फीमेल की बॉडी से कैल्शियम निकलता है थ्रू मिल्क, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे ब्रेन में एक हार्मोन जनरेट होता है CCN3 जो उस इफेक्ट को कम कर देता है और फीमेल की हड्डी वो ठीक रहती है। ये तब तक तो होता है जब तक वो लैक्टेटिंग होती है, लेकिन जब उम्र दराज हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती हैं, तब तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। अभी इंसानों के अंदर हम लोगों ने इसका ज्यादा रिसर्च किया नहीं है, सिर्फ चूहों में किया है, और चूहों में यह पाया गया कि यह बड़ा कमाल का हार्मोन है। जब बुजुर्ग फीमेल और मेल चूहों में जब इसको सप्लाई किया गया तो यह पाया गया कि उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो गई जब इस हार्मोन को उनकी बॉडी में डाला गया इंजेक्शन के थ्रू। बड़ी कमाल की चीज है ना? तो क्या ये इंसानों पे किया जा सकता है? अब इसको हम लोग करके देखेंगे। तो जो हमारे देखिए, हड्डियों की ना बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां रहती हैं, ठीक है, जिनमें से एक होती है ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टूटने लगती हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? जनरली दवाइयों में क्या देता है डॉक्टर? कैल्शियम देता है। अब जैसे मेरी मदर की हड्डियां कमजोर है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनको कैल्शियम देता है, कैल्शियम से, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन ये हार्मोन भी कमाल का है। फ्यूचर में जब इसको डेवलप कर लिया जाएगा, फुल्ली रिसर्च इसके ऊपर हो जाएगी, तो हमें क्या लगेंगे? ये इंजेक्शन लगेंगे CCN3 हार्मोन के, हड्डियां अपने आप मजबूत हो जाएंगी, ठीक है, बीमारियां दूर हो जाएंगी, बोन फ्रैक्चरिंग कम हो जाएगा, बोन रिलेटेड डिसीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। बड़ी कमाल की चीज है। तो ये हार्मोन कब जनरेट होता है? लैक्टेटिंग। ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी से पहले ये नहीं निकल रहा है भाई, ये हार्मोन नहीं निकलता आपके ब्रेन से, जरूरत ही नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद दूध पिलाते समय, लैक्टेटिंग वीमेन, ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तब ये रिलीज होता है। नेचर ने कमाल की चीज बना रखी है ना। आप बच्चे को कैल्शियम भी देना है लेकिन मदर की हेल्थ को भी सही रखना है। लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो ये कम होने लगता है बॉडी में और हड्डियां कमजोर हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो स्केलेटन डिसऑर्डर वगैरह होता है जब आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रेजाइलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो सब रहता है। तो लेट्स होप के फ्यूचर में देखो यार, जो साइंस है ना वही सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। ये जो वैक्सीन चलती हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, सब करके साइंस ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी लेट्स होप के फ्यूचर में इसको हम लोग डेवलप कर पाएँ और ये बीमारियाँ जो एजिंग के साथ होती हैं, खासकर वीमेन में आफ्टर मेनोपॉज, तब ये ठीक हो सकता है। क्योंकि उसमें होता क्या है, आपके लो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं उम्र के साथ साथ, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। फीमेल में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर भी हो सकते हैं रीजंस, ठीक है। जैसे अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी कम लेते हो अपने फूड वगैरह के थ्रू, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, तो बॉडी में नेचुरली कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हड्डियाँ वगैरह उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बीमारियां हैं, जैसे किसी को अगर थायराइड वगैरह हो जाता है, उस केस में भी हड्डियां की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं इनसे परेशान हैं बेसिकली, इनसे। अभी तो कोई प्रॉपर दवाई बनी नहीं। डॉक्टर क्या करता है, भैया दूध पी लो, पनीर खा लो, कैल्शियम ले लो,
लेकिन अभी ये जो CCN3 हार्मोन है ये फ्यूचर में कमाल का काम कर सकता है। ठीक है, लेट्स होप तो उसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करने का समय है। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।